हेलो साथियों, नमस्कार। मैं निशान स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म संभव स्कूल क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। साथियों, हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, जिसके 29वें चरण हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है भैया? पहला प्रश्न आपका है, चोल नायकन, कुरुम्बा, कुट्टू नायकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजाति समूह हैं? आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा या केरल? बताओ भैया क्या है? देखिए, अगर हम बात करें इसकी, तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में जो फेमस जनजाति है, इसके भी हम देख लेते हैं। तो एक जनजाति आप चेंचू सुने होंगे, बेहद यूपी और एसएससी बहुत पूछती है इसको। लंबाडा, ये भी बहुत पूछा जाता है। इसके साथ साथ एक और जनजाति है गोंड बंजारा। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश की जनजातियां हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे अंडमान निकोबार द्वीप की, तो अंडमान निकोबार द्वीप जैसे यहाँ की सबसे प्रमुख जो है वो है जारवा, जो ये बहुत बार एग्जाम में आया है। उसके बाद जो है अंडमानी जनजाति, अंडमानी, और उसके बाद निकोबारी, अंडमानी जनजाति होती है। फिर उसके बाद निकोबारी जनजाति, और एक बड़ी फेमस जनजाति है, जैसे आप जारवा याद कर लीजिए, इसके साथ साथ एक सेंटलीज याद कर लीजिए। सेंटलीज जनजाति भी आपकी यहीं की है। ठीक है, और ओंजे जनजाति, कौन सी? ओंजे। हालांकि ये अभी बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जा रहा, लेकिन ये अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ओंजे जनजाति, सेंटलीज, निकोबारी, अंडमानी, जारवा, ये सारे के सारे कहाँ के हैं? अंडमान निकोबार द्वीप की हैं। बात क्लियर है? उड़ीसा पे चर्चा कर लेते हैं। उड़ीसा में जैसे आपके ओरांव एक प्रमुख जनजाति है, ओरांव के साथ साथ आपका संथाल, कौन सा? संथाल, भुइया जनजाति ही पाई जाती है। और इसके साथ साथ जो है खारिया जनजाति, भुइया, खारिया, गोंड भी पाई जाती है। खारिया जनजाति है ना, गोंड जनजाति भी यहीं पाई जाती है। ठीक है, गोंड जनजाति भी पाई जाती है। कोल भी यहीं पाए जाते हैं, कोल, है ना। तो ये सारी जनजातियां जो है आपके यहाँ पे उपस्थित हैं। पूछा क्या है तो हमने डिस्कस कर लिया। तो आपको चोल नायकन, कुरुम्बा, कुट्टा नायकन, कादर और कोरगा, ये सारे के सारे कहाँ की जनजातियाँ हैं? केरल की जनजातियाँ। बात क्लियर है? केरल की जनजातियाँ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न लेते हैं। हीरो साइकिल दुनिया के सबसे बड़े साइकिल निर्माताओं में से एक है। 1956 में इन्होंने पहली बार किस शहर में अपनी दुकान की स्थापना की थी? लुधियाना पंजाब, चेन्नई तमिलनाडु, सोनीपत हरियाणा, कोलकाता पश्चिम बंगाल? बताओ भैया। जो हीरो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप? हीरो समूह के संस्थापक, जैसे ये यूपीएससी ने पूछ रखा है, हीरो समूह के संस्थापक कौन भैया? तो हीरो समूह के संस्थापक ब्रिजलाल मुंजाल हैं। ब्रिजमोहन लाल मुंजाल हैं। ठीक है, ये इसके संस्थापक हैं और चेयरमैन भी थे। 1956 में हीरो समूह ने 1956 में पहली दफ़ा लुधियाना पंजाब में इसकी स्थापना करी थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ठीक है, और लुधियाना पंजाब में सबसे पहला कारखाना इनका बना था और वही दुकान भी खोली थी इन्होंने। ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? ट्राफलगर स्क्वायर किस विश्व के किस शहर में स्थित है? बीजिंग में, लंदन में, न्यूयॉर्क में या पेरिस में? बताओ भैया ये कहाँ स्थित है? देखिए, ट्राफलगर स्क्वायर जो है ये लंदन इंग्लैंड में स्थित है। ठीक है, और ये है क्या? बेसिकली जो ट्राफलगर स्क्वायर है ये चौराहा है, एक चौक है, चौराहा। ठीक है, चौराहा है, एक चौक है। ट्राफलगर स्क्वायर का नाम जो है बैटल ऑफ ट्राफलगर था। क्या था? बैटल ऑफ ट्राफलगर था। ये बैटल ऑफ ट्राफलगर जो है ये 1805 में जो युद्ध हुआ था उसकी स्मृति में ये चौराहा बनाया गया था। बात क्लियर है? जिसमें नेपोलियन के साथ हुए युद्ध में ब्रिटिश नौसेना जो है वो विजय प्राप्त की थी। तो इसलिए जो है 1805 ईस्वी में, तो इसलिए इसको जो है ट्राफलगर स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है, एक चौराहा है। और इस पर ब्रिटिश नौसेना ने चूंकि नेपोलियन पर विजय प्राप्त की थी, इसकी याद में इसको बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? राइटर्स बिल्डिंग भारत की किस राज्य सरकार का सचिवालय भवन है? तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या गुजरात? बताओ भैया किसका है? देखिए, राइटर्स बिल्डिंग जो है ये बेसिकली पश्चिम बंगाल के सचिवालय का नाम है। और अगर बात करें पश्चिम बंगाल की राजधानी की, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी आपकी कलकत्ता है। ठीक है,
और यहीं पे ये स्थित है, कलकत्ता में स्थित है। मूल रूप से इस इमारत का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेखक यानी राइटर्स के कार्यकाल में किया गया था और इस इमारत के वास्तुकार थॉमस लेव हैं, जिनका डिजाइन 1777 में तैयार, मतलब बहुत पुरानी बिल्डिंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी, गोदावरी, महानदी या कृष्णा? बताओ भैया, हम किसकी बात कर रहे हैं? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर की बात कर रहे हैं। अगर कावेरी की बात करें तो यहाँ पे कौन सा शहर स्थित है? तो कावेरी के पास एक शहर है तिरुचिरापल्ली, नाम सुना होगा आपने, तिरुचिरापल्ली, ये नाम सुना होगा आपने। उसके बाद अगर गोदावरी की बात करें तो राजमुंदरी यहाँ स्थित है, राजमुंदरी है कहाँ पे? ये नासिक में स्थित है। ठीक है, राजमुंदरी में है। उसके बाद अगर बात करें महानदी किनारे तो यहाँ संबलपुर है, संबलपुर, कटक। ठीक है, और यहाँ पे कृष्णा नदी की बात करें तो ये जो विजयनगर है, बेसिकली ये विजयवाड़ा शहर जो है ये कृष्णा नदी किनारे अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर लेते हैं। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, निम्नलिखित में से उसकी राजधानी कौन सी है? देखिए, अजरबैजान ये जो सोवियत संघ था 1991 में, आपको पता है अमेरिका ने इसको जो है चाल चल के इससे जो देश इसमें थे सबको अलग अलग कर दिया, तो अभी फिलहाल ये रूस बचा हुआ है। ठीक है, अब इसमें इसकी राजधानी कौन सी है? अजरबैजान की राजधानी क्या है? उड़ान बटोर है, कीव है, बाकू है या ताशकंद है? बताओ भैया क्या होगी? देखिए, उड़ान बटोर जो है ये मंगोलिया की राजधानी है। किसकी? मंगोलिया की राजधानी है। उड़ान बटोर मंगोलिया की राजधानी है। और आपका जैसे जो कीव है, कीव आपको पता है जैसे अभी यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन की राजधानी जो है आपके कीव है। ताशकंद किसकी राजधानी? ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी। किसकी? उज्बेकिस्तान की राजधानी है क्या ताशकंद? नहीं, हम लोग सुनते हैं ताशकंद में वतन का लाल हो गया। जब भारत और पाकिस्तान से युद्ध हुआ तो बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री गए वहाँ पे जो है समझौता के लिए, वहाँ पे उनको जहर देके जो है मार दिया गया, ऐसा कहा जाता है। तो बेसिकली ताशकंद इसके कहाँ की राजधानी है? अजरबैजान की राजधानी है। बाकू जो आपका ऑप्शन बचता है, यही ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका? राइट आंसर है। बाकू कहाँ की राजधानी है? तो बाकू अजरबैजान की राजधानी। कहाँ की? अजरबैजान की राजधानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवां नंबर लेते हैं। निम्नलिखित पुरस्कारों में कौन सा पुरस्कार के राजा द्वारा प्रस्तुत किया गया है? अक्सर इसे गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली ये नॉर्वे के राजा द्वारा दिया जाता है। किसके? नॉर्वे के राजा थे, उनके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, एबल प्राइज, वुल्फ प्राइज और इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया। देखिए, गणित के लिए पुरस्कार सबसे बड़ा जो पुरस्कार जिसको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है वो होता है एबल प्राइज। एबल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियों के लिए नॉर्वे के राजा द्वारा प्रदान किया गया था और यह गणित के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार जो है नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा ओस्लो में प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है भैया? नाम जान लीजिए, नॉर्वेजियन अकादमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा जारी किया जाता है। और ये दिया कहाँ जाता है? ये दिया जाता है आपके ओस्लो में। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या? 8 नंबर। 8 नंबर में क्या भैया? भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने दिन का होता है? 3 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है या इनमें से कोई नहीं? देखिए, अगर हम भारत के किसी राज्य का राज्यपाल जो है अपने जैसे मान लीजिए जिस तारीख से वो ग्रहण करता है, अगर आज की तारीख से ग्रहण करता है, आज से लेकर के 5 वर्ष तक जो है वह किसी राज्य का राज्यपाल रह सकता है। ठीक है, बेसिकली जो राज्यपाल है ये जो है केंद्र का प्रतिनिधि होता है। क्या होता है? केंद्र का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, और उस पर ये किसके प्रसाद पर्यंत रहता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। राष्ट्रपति के
प्रसाद पर्यंत रहता है, प्रसाद पर्यंत। जब चाहे राष्ट्रपति इनको हटा सकता है, इनके पद को खत्म कर सकता है। ठीक है, जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, अर्थात उसे किसी भी आधार पर पद से हटाया जा सकता है। राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि के समापन के बाद जब तक अपने पद पर बना रहता है तब तक उसका तब तक बना रहता है जब तक उसका कोई उत्तराधिकारी आकर के उसके पद ग्रहण नहीं कर लेता। इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। अगर यही 5 वर्ष ना होता, ये होता राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो वो सही हो जाता है। बात क्लियर है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 9वां नंबर, भारतीय तिरंगे ध्वज में अशोक चक्र का रंग कौन सा है? बैगनी है, मैजेंटा है, गहरा नीला है या लाल काला है? बताओ भैया क्या होगा इसका। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो बेसिकली अब अगर आप यहाँ पे आते हैं तो ये आपका जैसे राष्ट्रीय ध्वज अगर है, ठीक है, ये आपका राष्ट्रीय ध्वज है, ऐसे मान लीजिए राष्ट्रीय ध्वज आपका है। ठीक है, तो यहाँ पूछ क्या रहा, तिरंगे में जो अशोक चक्र लगा हुआ है ये, ठीक है, अशोक चक्र जो लगा हुआ है ये किस कलर का है? तो ये तो बेसिकली नीले कलर का है। किस कलर का है? नीले कलर का है ये स्थित। ठीक है, इसमें कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां? 24 तीलियां जो है इसमें स्थित हैं। और ये कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो लंबाई और चौड़ाई 3:2 है, 3:2 है। इसकी अभिकल्पना जो तिरंगा है, इसकी अभिकल्पना पिंगली वेंकैया ने किया था। पिंगली वेंकैया ने जो है इसकी अभिकल्पना की थी, मतलब इसका निर्माण किया गया था। और इसको अपनाया कब गया था? इसको अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया। और ये किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। बात क्लियर है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बैगनी कलर। 10वां, वर्ष 1950 में निम्नलिखित में से किस फल को भारत का राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया? सेब को, आम को, अंगूर को या केला को? बताओ भैया किसको अपनाया गया? देखिए 1950 में किसको अपनाया गया? आम को राष्ट्रीय फल के रूप में अपनाया गया। कभी कभी आपसे इसका वैज्ञानिक नाम पूछता है। इसका वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफेरा इंडिका। क्या? मैग्नीफेरा इंडिका जो है, मैग्नीफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, जैसे बात करें अगर राष्ट्रीय पक्षी की, अगर हम पक्षी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये भैया आपका मोर है। ठीक है, पशु की बात करें, किसकी? पशु की बात करें तो ये आपका बाघ है। क्या है? पशु की बात करें तो ये आपका बाघ है। ठीक है, अगर हम फूल की बात करें तो ये भैया आपका कमल है। क्या है? कमल है। और अगर खेल की बात करें, राष्ट्रीय खेल, तो ये आपका हॉकी है। ये सारे प्रश्न आपसे घुमा फिरा कहीं न कहीं पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं 11 नंबर। क्या भैया? महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र में इसे उगादि कहा जाता है। इसे महाराष्ट्र में किस नाम से संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए लावड़ी, ऑप्शन ए बैसाखी, ऑप्शन सी गुड़ी पाड़वा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, या कभी कभी जैसे इसमें दे दिया था ऑप्शन में, जैसे हमने यहाँ कोई नहीं बनाया है, इसमें दे दिया था भाव बीज, ये ऑप्शन चौथा था। ठीक है, भाव बीज को ही हम भैया दूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भैया दूज बोलते हैं। ठीक है, भैया दूज भाव बीज कहाँ कहाँ बोला जाता है? तो ये बोला जाता है आपके महाराष्ट्र में, और उसके बाद आता है गोवा। इन जगहों पर इसको भाव बीज कहते हैं। बात करते हैं जो है इसकी लावड़ी की, तो लावड़ी जो है एक लोक नृत्य है। क्या है? लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? तो जो जिसका पूछा, महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। बात क्लियर है? अगर हम बात करें किसकी? बैसाखी की, तो बैसाखी तो एक त्यौहार है और ये फसल कटाई के लिए मनाया जाता है। किसके लिए? फसल कटाई के लिए मनाया जाता है। और ये मनाया कहाँ जाता है? तो पंजाब और हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा। अब एक बात और समझिए इसमें,
अब इसमें एक बात और समझिए, जैसे बैसाखी है तो अब इसमें जैसे और अन्य स्टेट के पूछे जाते हैं, जैसे बंगाल में इसी का नाम क्या, अगर हम बात करें इसमें बंगाल का इसमें नाम जो है नवा वर्ष बोला जाता है, क्या, नवा वर्ष बोला जाता है। फिर उसमें जैसे केरल की बात करें, अगर जैसे यही त्यौहार केरल में अगर मनाया जाता है तो केरल में इसको पूरम विशु बोला जाता है, क्या, पूरम विशु बोला जाता है। तो आप ऐसे याद करिए, इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा जो है ये नए साल को बोला जाता है। गुड़ी पाड़वा पर जो अब ऐसे समझ लीजिए हिंदू नववर्ष के रूप में भी इसको मनाया जाता है, और यह त्यौहार चैत मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा में होने वाले नए साल की शुरुआत के दिन मनाने की परंपरा है। उगादि पर्व जो है यह भारत का एक महत्वपूर्ण त्यौहार और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार इस त्यौहार को चैत्र मास के प्रथम दिन मनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 12 नंबर चलते हैं। गुरु अंगद देव पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पश्चिम पंजाब के किस शहर में स्थित है? पटियाला में, लुधियाना में, अमृतसर में, चंडीगढ़ में। बताओ भैया गुरु अंगद देव कहाँ स्थित है? गुरु अंगद देव पशु चिकित्सालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जो है ये आपके लुधियाना में स्थित है। कहाँ पे? लुधियाना पंजाब में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर। खेती का वह स्वरूप जिसने किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाए जाते हैं या पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? जीविका कृषि, कोटा खेती, संस्थागत खेती या इनमें से कोई नहीं? बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम इसकी बात करें तो इसको जो जीविका कृषि इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो जीविका कृषि है कृषि करने का एक प्रमुख प्रकार है। कृषि के इस प्रकार में खाद्यान्न का उत्पादन कृषक अपने और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता है और इसके साथ वो पशुपालन भी करता है। तो बेसिकली जो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित कृषि है वो है जीविका कृषि। ठीक है, संस्थागत कृषि में क्या होता है, जैसे जो इसमें समय के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं, एक क्रमबद्ध तरीके से होती हैं। ठीक है, तो इसमें संस्थागत कृषि तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ऐसे नॉर्मली जो हमारे यहाँ कौन सी होती है? जीविका कृषि होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर। कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, प्रिंट डिस्पैच फाइल, प्रोटोकॉल डिस्क फाइल और पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बताओ भैया क्या होगा? पीडीएफ का जो फुल फॉर्म है वो बेसिकली पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। इसका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यह एक ई बुक हेतु प्रचलित फॉर्मेट है। यह एडब नामक सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है विकसित किया गया है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर पे। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राजसी घाट मिलेंगे? अस्सी घाट, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट। वाराणसी में, कानपुर में, प्रयागराज में या गाजीपुर में? देखो भैया आपको जितने भी राजसी घाट हैं वो बेसिकली बनारस में आपको मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? वाराणसी। और इसके साथ साथ जैसे 80 घाट हो गया, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र, ये सारे यहीं पाए जाते हैं। इसकी विशेषता ये है कि सारे घाट एक दूसरे से सटे हुए हैं। आप बनारस जाइए, बढ़िया जो है इसका दर्शन करिए। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर पे। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लड़े खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? जामा मस्जिद परिसर, लाल किला परिसर, कुतुब मीनार परिसर या हुमायूं के मकबरे का परिसर? बताओ भैया कहाँ स्थित है? देखिए अगर हम ये कहें कि जो भारत का प्रसिद्ध लौह स्तंभ है, जो दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ है जो सदियों से खड़ा है, तो ये बेसिकली स्थित कहाँ पे है? तो ये स्थित है आपके कुतुब मीनार में। कुतुब मीनार का जो परिसर है वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, और ये 1600 वर्षों से है। कितने वर्षों से है? 1600 वर्षों से ऐसे ही पड़ा है। ठीक है, 1600 वर्षों से ऐसे ही पड़ा है। और जो है इसकी ऊंचाई कभी के पूछे, जैसे अब आपसे ऊंचाई पूछने लगा है तो ऊंचाई भैया आप यहाँ जान लीजिए 7.2 मीटर है। किलोमीटर ना कर दीजिएगा, क्या ऐसे समझ लीजिए 7.2 मीटर है। ऑप्शन नंबर जैसे सी इसका राइट आंसर तो हो जाएगा। ठीक है, कुतुब मीनार जो है ये 7 पॉइंट, ये इसलिए मैं इस पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या है कि अब जैसे आपसे पूछा जाने लगा जामा मस्जिद का दरवाज़ा कितना ऊंचा है, अलाई दरवाज़ा कितना ऊंचा है, तो कुतुब मीनार जो है ये चूँकि प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई 7.2 मीटर है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। उकाई बांध
निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है और उस राज्य का दूसरा बड़ा बांध है? गुजरात, तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र। देखिए उकाई बांध जो है ये बेसिकली अगर बात करें जैसे उकाई नदी पर नहीं है, ये उकाई बांध जो है, उकाई बांध जो है किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। किस पर है? ताप्ती नदी पर स्थित है, ठीक है। और उकाई जो परियोजना है भारत की नदी घाटी परियोजनाओं से एक है। यहाँ 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है। अगर बात करें, देखिए अब बात करते हैं उकाई बांध की। उकाई बांध है कहाँ पे? तो उकाई बांध जो है न ताप्ती है, नर्मदा है, ये बहती हैं गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि वह दूसरा सबसे बड़ा बांध है, लेकिन अगर पहला सबसे बड़ा बांध बात करें, पहला सबसे बड़ा बांध अगर हम इसकी बात करें तो इसकी बात अगर हम करते हैं तो ये बेसिकली आपका सरदार सरोवर बांध है। कौन सा? सरदार सरोवर बांध है, ठीक है। सरकार सरोवर बांध है और यह जो है आपका सबसे बड़ा बांध है गुजरात का, ठीक है। और दूसरा सबसे बड़ा बांध जो आपका है वो आपका उकाई बांध है, ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं 18 नंबर। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का स्तर आधारित आदर्श वाक्य है? दूरदर्शन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑल इंडिया रेडियो और ऑप्शन डी है भारतीय मौसम विज्ञान। देखिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, आप इसको बीएसपी का स्लोगन ना समझ लीजिएगा। किसका? बीएसपी का स्लोगन ना समझ लीजिएगा, बीएसपी ऑप्शन में है ही नहीं है। बीएसपी को खड़ी करने वाली एक व्यक्ति मायावती जी हैं, उनका अब ऐसे हो ही रहा है। तो बेसिकली जो बहुजन, वो वहाँ पे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय लिखा है, बहुजन नहीं लिखा है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय जो है ये आपका ऑल इंडिया रेडियो का क्या है? ऑल इंडिया रेडियो का स्लोगन है, ठीक है। हम बात करें ऑल इंडिया रेडियो की तो इसकी स्थापना जो है, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 8 जून 1936 को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ऑल इंडिया रेडियो के लगभग 470 स्टेशन हैं और 23 भाषाओं तक 179 बोलियों में कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है, ठीक है। बात क्लियर है? 8 जून 1936 में, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के वृद्ध माता पिता की जिम्मेदारी पर ध्यान देने के लिए प्रणाम आयोग नामक एक आयोग की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी है राजस्थान। देखो भैया हम इसकी बात करें तो इसमें जो प्रणाम योजना लाई गई है, प्रणाम मीन्स होता क्या है? प्रणाम मीन्स होता है पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। इसकी शुरुआत जो है करीब 2019 से हुई है। जो प्रणाम है, प्रणाम जैसे अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी, नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग ठीक है। तो देखिए अब इसमें बात करें अगर इसकी, तो ये जो है अपना जो है एक लॉन्च किया है और यह लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है बेसिकली असम। यह देश में इस तरह का एकमात्र विधेयक है जिसमें राज्य के कर्मचारियों को माता पिता के बुरे वक्त में जो है वो सुरक्षा का प्रयास करने के लिए बनाई गई है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना अगला प्रश्न लेते हैं, अंतिम प्रश्न। टी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्य कार्यालय कहाँ स्थित है? दार्जिलिंग में, नई दिल्ली में, कलकत्ता में या कोच्चि में? बताओ भैया कहाँ स्थित है। देखिए अगर हम टी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो टी बोर्ड ऑफ इंडिया की जो स्थापना है, क्या टी बोर्ड ऑफ इंडिया की जो स्थापना है ये आपकी की गई थी वर्ष 1954 में, 1954 में जो है नॉर्वेज की स्थापना की गई थी। बात क्लियर है? हमसे पूछा क्या है, सॉरी टी बोर्ड ऑफ इंडिया का जो कार्यालय है वो आपके दार्जिलिंग में नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, कोच्चि में भी, अब कहाँ पे? कलकत्ता में स्थित है, ठीक है। कलकत्ता में इसका मुख्यालय स्थित है और इसकी शुरुआत जो है ये 1954 से की गई थी, ठीक है। चलिए सर
आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।